आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्मृति अर्थात धारण के मापन की विधियाँ। अभी तक आपने पढ़ा था धारण को प्रभावित करने वाले कारक। उसको बच्चों आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका प्रश्न है कि स्मृति को मापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। बच्चों, यह सत्य है कि सभी व्यक्तियों की स्मरण क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कुछ व्यक्ति सीखे गए विषयों को ज्यों का त्यों याद कर लेते हैं तथा जब भी आवश्यकता होती है उसको वैसे ही वो स्मरण कर लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते। वास्तव में इस भिन्नता का कारण व्यक्तियों की धारणा शक्ति का भिन्न भिन्न होना है। प्रबल धारणा वाले व्यक्ति सीखे गए विषय को अधिक समय तक ज्यों का त्यों याद रखते हैं। इससे भिन्न यदि व्यक्ति की धारणा क्षमता कमज़ोर होती है तो वह संबंधित विषय को अधिक समय तक याद नहीं रख पाता है। ऐसे व्यक्तियों की स्मृति प्रायः उत्तम भी नहीं होती है। स्मृति के मापन के लिए धारणा का मापन करना ही अभीष्ट होता है। तो स्मृति के मापन के लिए अर्थात धारण मापन के लिए मुख्य रूप से कुछ विधियां हैं जिनका विवरण हम नीचे देने जा रहे हैं। पहली विधि है धारण मापन की पहचान विधि। धारण मापन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रमुख विधि है पहचान विधि। इस विधि के द्वारा धारण के मापन के लिए संबंधित व्यक्ति के द्वारा स्मरण किए गए विषयों में कुछ ऐसे विषयों को भी सम्मिलित कर दिया जाता है जिनसे उनका पूर्व परिचय नहीं होता। यानी कि बहुत सारी बातें बच्चा सीखता है, उसमें से कुछ बातें वो होती हैं जिनको वो जानता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो उसके लिए नई होती हैं, उनसे कोई भी पूर्व परिचय नहीं होता। इसके उपरांत व्यक्ति के सम्मुख नए जोड़े गए विषयों तथा पूर्व परिचित विषयों को सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इन समस्त विषयों को एक साथ प्रस्तुत करने के उपरांत व्यक्ति को कहा जाता है कि उसमें से पूर्व परिचित विषयों को पहचान करके बताए कि जो पहले से उसको मालूम है ये कुछ जितनी चीज़ें हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम पहले से जानते हो। तो सामान्य रूप से बाद में सम्मिलित गए विषय भी पूर्व परिचित विषयों से मिलते जुलते ही होते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति कुल विषयों में सम्मिलित पूर्व परिचित विषयों में से कुल कितने प्रश्नों को ठीक रूप में पहचान लेता है। इन निष्कर्षों के आधार पर व्यक्ति के धारण का मापन किया जाता है। धारण के मापन के निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है। धारण यानी पहचान प्राप्तांक प्रतिशत R-W/N/100। R का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पहचाने गए शुद्ध पदों की संख्या। यानी कि व्यक्ति ने कितने पदों को, अगर मान लीजिए 10 पद व्यक्ति को दिखाए जा रहे हैं, 10 शब्द दिखाए जा रहे हैं या 10 चीज़ें 10 वस्तुएं दिखाई जा रही हैं, तो 10 पदों में से उस मान लीजिए कि वो 6 पद उसको पूर्व परिचित है, वो इसको पहचान लेता है, सही 6 चीज़ें पहचान लेता है। और W का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा गलत पहचाने गए शब्दों की संख्या, यानी कि रॉन्ग। व्यक्ति द्वारा पहला तो है राइट, दूसरा है रॉन्ग। रॉन्ग जो होता है जितने पहचाने, मान लीजिए उसने 6 सही पहचाना और 4 गलत पहचाना। N का मतलब होता है मूल सूची में पदों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, है ना बच्चों। यानी कि 6 - 4 6 - 4 अपॉन 10
6, एक मिनट, 6 माइनस 4/10, 10 इंटू 100, ये जो लास्ट में है ये 100 होगा। इसको छोटा छोटा हम लिख के यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये ना 6 माइनस 4/10 इंटू 100। तो ये इस तरह से ये ऊपर R माइनस W/N इंटू 100 को हम लोग निकालते हैं, है ना। तो कुल पद वाले नए जो होते हैं N इज इक्वल टू 100, असल में इन्होंने 100 कर दिया। व्यक्ति द्वारा शुद्ध पहचाने गए 50 और व्यक्ति द्वारा गलत पहचाने गए 15। तो यहाँ देखिए जो इन्होंने जो किया है 50 माइनस 15, मतलब जितने भी पद दिखाए गए हैं उनमें से 50 पद व्यक्ति सही पहचानता है, 15 पद व्यक्ति गलत पहचानता है। तो कुल कितने हो गए? 65 हो गए, और बाकी सब वो पहचानता ही नहीं। तो इस प्रकार से 100 यानी कि व्यक्ति कुल 35% ही वो पहचानता है। कुल पहचान का प्राप्तांक 35%। तो ये था धारण मापन की पहचान विधि। और दूसरा है धारण मापन की पुनः स्मरण विधि। स्मृति धारण मापन की एक अन्य विधि है। पुनः स्मरण विधि, इस विधि को धारण मापन की अन्य विधियों की तुलना में एक सरल विधि माना जाता है, अतः इस विधि का यह विधि अधिक लोकप्रिय है। धारण मापन की इस विधि को सक्रिय पुनः स्मरण विधि भी कहा जाता है। धारण मापन की इस विधि के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को किसी विषय को याद करने के लिए कहा जाता है। याद कर लेने पर कुछ समय के बाद याद किए गए विषय को सुनाने के लिए कहा जाता है। अब यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति याद किए गए विषय को कितने भागों में ज्यों का त्यों सुना पाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 20 भिन्न भिन्न देशों की राजधानियों के नाम याद कराए गए, है ना, तथा एक सप्ताह के बाद उसे यही नाम सुनाने के लिए कहा गया, परंतु वह व्यक्ति 12 देशों की राजधानियों के ही नाम सुना पाया। इस स्थिति में कहा जाएगा कि व्यक्ति की धारण 60% है। तो ये कौन सी विधि थी? पहली थी धारण मापन की पहचान विधि, दूसरा है धारण मापन की पुनः स्मरण विधि। अब तीसरी है धारण मापन की पुनर्रचना विधि। धारण के मापन के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि पुनर्रचना विधि है। इस विधि के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को पहले कोई एक विषय दिया जाता है जिसे समग्र रूप से सीखना या स्मरण करना होता है। व्यक्ति अभिष्ट विषय को भली भांति याद कर लेता है। व्यक्ति द्वारा विषय को समग्र रूप से याद कर लेने के बाद उसके सम्मुख उसी विषय को मूल क्रम को भंग करके भिन्न अंशों को अस्त व्यस्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हो तो एक सेंटेंस होता है, तो उसके शब्दों को अगर एक सेंटेंस है उसके सारे शब्दों को उलट पुलट दिया गया और फिर उसको कहा गया है कि इसको, है ना, कहा जाता है इसको ठीक करके फिर से सही बताओ। तो इससे इस प्रकार के अक्रमिक रूप से उपलब्ध सामग्री को उसे मूल रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसे कहा जाता है। वह अपनी धारणा के आधार पर विषय को व्यवस्थित करता है। व्यक्ति जिस अनुपात में विषय को मूल रूप से प्रस्तुत करने में सफल होता है उसी के आधार पर धारण की माप कील कर ली जाती है। अब है धारण मापन की बचत विधि। धारण मापन के लिए अपनाई जाने वाली इस विधि को बचत विधि कहते हैं। क्यों? इसको पुनः अधिगमित विधि भी कहते हैं। धारण के मापन के लिए इस विधि के अंतर्गत प्रथम चरण में व्यक्ति को चुने गए विषय को भली भांति स्मरण करा दिया जाता है। इस प्रकार विषय को याद करने में व्यक्ति के द्वारा किए गए कुल प्रयासों को लिख लिया जाता है कि कितने प्रयास में उसने याद किया। द्वितीय चरण में कुछ काल के उपरांत पहली बार बच्चे को याद करा दिया गया, है ना, और याद करने के बाद उससे ट्रायल कर पूछ लिया गया कि वो कितना सुना पा रहा है। फिर उसको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है, 10-15 मिनट के लिए बीच में उसको समय दिया जाता है ना।
इस चरण में अभिष्ट विषय को भली भांति स्मरण करने के लिए जितने प्रयास करने पड़े हों उसे भी लिख लिया जाता है। यह स्वाभाविक है कि द्वितीय चरण में उसी विषय को याद करने में व्यक्ति को कम प्रयास करने पड़ते हैं। दोनों चरणों में किए गए प्रयासों के अंतर को ज्ञात कर लिया जाता है। तो इन समस्त तथ्यों के आधार पर धारण का मापन किया जाता है। इसके लिए ये सूत्र प्रतिशत विधि का सूत्र है OLT माइनस RLT, है ना, अपॉन OLT। OLT का मतलब होता है प्रथम चरण के अधिगम में लगे गए प्रयासों की संख्या, यानी ओल्ड, है ना, टाइम लिमिट ऑफ लर्निंग। दूसरा है RLT, जिसमें द्वितीय चरण के अधिगम में लगे गए प्रयासों की संख्या। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए यदि किसी विषय को प्रथम चरण में याद करने के लिए कुल 20 प्रयास करने पड़े हों तो द्वितीय चरण में उसे 8 प्रयास किए गए हों तो प्रतिशत की बचत होगी। कितने प्रतिशत की बचत होगी? 20 माइनस 8 अपॉन 20 इंटू 100, यानी कि 60% की बचत होगी। 60% प्रयास की बचत होगी। तो इस तरह से बच्चों स्मरण को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया गया है वो विधियाँ कुल 4 हैं और इन चारों विधियों को आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों, हमको काम करके आप लोग सही समय पर सभी बच्चे पूरा काम कर लें। सारी चीज़ें मैं भेज रही हूँ और लिख करके आप लोग कृपा करके मुझे तुरंत काम दिखाइए। थैंक यू बच्चों।